अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं महताब आलम परवेज़ ब्यूरो चीफ कोएत टीवी फॉर यू और IBS रेडियो के लिए आपके सामने अपना एक अफसाना कारवां लेकर हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि मुकम्मल यकीन है कि आप मेरे इस अफसाने को सुनकर इसे सराहेंगे और मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। दिल के जज्बात, आँखों के ख्वाब, दुनिया के तमाशे और कहानियों के ताने बाने कब लफ्ज़ों और जुमलों से बरसरे पीकार हुए, कब कागज़ पर तहरीर करदा लकीरें ज़िंदा हो उठीं और इन्हें लोगों ने अफसाना कह दिया। ये सब मुझे तारीख़ के तालिब इल्म की तरह याद नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अंदर की बेचैनी ने जब भी बाहर के इस्तराब से टकराकर मेरे अंदर इस्तरारी कैफियत पैदा की, खुदा की कसम मैं दर्द जह से गुजरा हूँ। तब कहीं जाकर तख्लीक के मोती वजूद में आए हैं। ये मोहतरम बशीर शाद साहब की मोहब्बतों का ही नतीजा है कि उन्होंने अपने इस चैनल टीवी फॉर यू और IBS रेडियो के लिए मेरा इंतखाब किया और मुझे इस काबिल समझा। आज टीवी फॉर यू और IBS रेडियो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आप अपनी दुआओं में सदा इसी तरह से याद रखें कि कामयाबी इस चैनल के कदम चूमती रहे और मोहतरम बशीर शाद साहब ने अदबी खिदमात के लिए जो कदम उठाया है वो कदम कामयाबी की तरफ उठता ही चला जाए। वैसे कामयाबी की तरफ उठने वाला हर कदम इंसान को उसकी मंजिल से हमकिनार कर देता है, लेकिन क्या हमारी मंजिल बस यही है? हमें तो सितारों से आगे जाना है। इसलिए आप अपने इस चैनल टीवी फॉर यू और IBS रेडियो को नज़रअंदाज ना करें। इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। अफसाना पेश खिदमत है। अफसाने का उन्वान है कारवां। ऊँटों का कारवां यमन के सहराओं से होता हुआ अबू ज़हबी की तरफ रवां दवां था। कंपनी के आला अफसरान का कहना था कि इन तमाम ऊँटों को जल्द से जल्द किसी दूसरे महफूज खित्ते में मुंतकिल कर दिया जाए, वरना सब के सब राख के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। हर तरफ जहरीली गैस ने ऊँटों के दिल के धड़कनों में अपने असरात पेवस्त कर दिए थे, जबकि सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया था। खून की उल्टियाँ अपना असर दिखा रही थीं। ऊँटों के बिलबिलाने की आवाज़ें माहौल की नहुसत में और भी इजाफा कर रही थीं। ऊँटों को इस तरह बिलबिलाने और खून की उल्टियाँ करता देखकर मैं भी परेशान था। ऐसे हालात में मैं कर भी क्या सकता था, सिवाय इसके कि इन हालात में इन्हें छोड़कर फरार की राहें इख्तियार कर लेता, और फरार की कोई सूरत भी कहाँ थी। हर तरफ ऊँटों के बिलबिलाने की आवाज़ें थीं, आहें थीं और सिसकियाँ ही सिसकियाँ थीं। आग की लिपटों में घिरी हुई सहरा की पागल हवाएं और भी पागल हो उठी थीं। माहौल के दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। जहरीली गैस से हवाओं में जलन की आमिजिश थी। आँखों से आंसुओं का सैलाब रवां था, जिसमें ना जाने कितने ही अरमा बह रहे थे। मैं भी सिसक पड़ा। मुझे रोता देखकर मेरा नौजवान साथी भी रोने लगा। अरे, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने यूं ही पूछ लिया था। खुद रो रहे हो और हमसे पूछ रहे हो? उसने रोते रोते जवाब दिया। इस तरह नहीं रोया करते। वो देखो, दूर दूर तक समंदर की लहरें रवां दवां हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ज़िंदगी बड़ी अनमोल शय है? और यही तो बताया गया है हमें। और वैसे भी ज़िंदगी इन्हीं हकीकतों का नाम है कि बका की जद्दोजहद को जारी रखा जाए। दफ़अतन सेफ्टी के आला हुक्काम का फरमान जारी हुआ, कारवां का रुख जनूब की तरफ मोड़ दो, वरना सब के सब मारे जाओगे। हवाओं ने रुख फेर लिया है, हवाओं के मुखालिफ सिमत हो जाओ। तुम सबों ने देखा नहीं एयर ब्लो के साइन को? एक लाल रंग के ड्रेस वाले सेफ्टी मैन के हाथों में एयर ब्लो का साइन था। सभी उसकी तरफ हो गए। ऊँटों का बिलबिलाता हुआ कारवां अब जनूब की तरफ रवां दवां था। धूप की तमाज़त अपने शबाब पर थी। सहराओं की उड़ती हुई धूल से माहौल में अजीब तरह की परेशानी शामिल थी।
پاؤں سے لپٹی تپتی رہ گزر کی دھول، آنکھوں میں پھیلتی ہوئی بے چینیاں۔ میرا ایک ہم عمر ساتھی بیان کر رہا تھا، میری چھٹیاں منظور ہو گئی تھیں، لیکن گزشتہ سب حالات سنگین ہو گئے۔ میں نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، انسان کو ہمیشہ خوش آئین مستقبل کی تلاش اور جستجو میں لگے رہنا چاہیے۔ گلہ اور شکوہ کرنے سے حالات سلجھنے کی بجائے اور بھی الجھتے جاتے ہیں۔ اگر خوشیوں کے دن نہیں رہے تو غم کے کالے بادل بھی چھٹ جائیں گے۔ میری باتیں سن کر اس کا رونا اور بیان کرنا اب سسکیوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میرا ایک تیسرا ساتھی جو عمر میں مجھ سے بڑا تھا اور کافی سمجھدار بھی تھا، جو میری تمام باتیں بغور سن رہا تھا، اچانک ہی بول اٹھا، تم باتیں تو بہت اچھی کر لیتے ہو، تم انسان ہوتے ہوئے بھی اونٹوں کی اس بھیڑ میں کیوں گم ہو؟ اس کی فلسفیانہ باتیں سن کر مجھے ایسا لگا کہ اس نے مجھے ایک گندی گالی دی ہو۔ میرا خون کھول اٹھا، لیکن میں ایک دم خاموش ہو گیا۔ حالات کے بگڑتے دیر نہیں لگتی۔ میں نے خاموشی اختیار کر کے اپنی ذات کا بھرم رکھ لیا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید حالات بگڑ سکتے تھے، اور نہیں بھی، کیونکہ میری سوچ کی دشاؤں کا رخ کچھ اور ہی تھا۔ باتیں ہوئیں اور ختم ہو گئیں، لیکن میرے اندر ایک طوفان اٹھا ہوا تھا، جس کے اثرات میں اپنے اندر دیر تک محسوس کرتا رہا۔ شام کے سائے اب طویل ہو چلے تھے، دھوپ کی تمازت میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ سارا دن یوں ہی بھوکے پیاسے چلتے چلتے میں اپنے اندر ایک خلا سا محسوس کر رہا تھا کہ دفعتاً میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی، ٹرن ٹرن ٹرن۔ مجھے یہ اچھی طرح سے علم تھا اور میں یہ جانتا تھا کہ یہ وقت میری معصوم 4 سالہ بیٹی کے فون کا وقت تھا۔ میں نے فون اٹھاتے ہوئے تاخیر نہیں کی۔ میں نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم، میری 4 سالہ بیٹی مجھ سے مخاطب تھی۔ وعلیکم السلام میرے بیٹے۔ میں اپنی بیٹی کو پیار سے بیٹے ہی کہا کرتا تھا۔ آپ کیسی ہیں؟ میں بہت اچھی ہوں۔ آپ نے مجھے دیکھا ہی کہاں ہے؟ آپ کب آئیں گے؟ امی کی طبیعت ہمیشہ خراب ہی رہتی ہے۔ آپ وہاں سے جب بھی آئیں میرے لیے ایک اونٹ لے کر آئیں گے۔ یہاں شہر کے کسی بھی چڑیا گھر میں اونٹ نہیں ہے۔ یہاں بقرعید کا زمانہ ہے، اونٹوں والا اونٹ لے کر آتا ہے۔ امی نے پیسے دیے تھے۔ میں اور شہریار اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر خوب گھوما کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ اب امی سے باتیں کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو مہرو؟ آپ کے بن اور کیسے رہوں گی؟ تسکین بیٹا اب کتنی باتیں کرنے لگی ہے۔ اس نے تو مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اونٹ لے کر آنے کو کہہ رہی ہے۔ ہاں میں بھی سن رہی ہوں آپ کے بیٹا کی ساری باتیں۔ نہ جانے اسے اونٹ سے اتنی محبت کیوں ہے۔ جب بھی اونٹ والا کوئی آیا ہے بغیر اونٹ پر گھومے اسے سکون کہاں ملتا ہے۔ آپ جب بھی آئیں اونٹ ضرور لے کر آئیں۔ ایسا میں نہیں، آپ کی بیٹا تسکین کہہ رہی ہے۔ ان دنوں میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ شہریار کی پیدائش کے بعد سے میرے مرض میں نئے نئے باب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں بلڈ پریشر کافی لو ہو جاتا ہے۔ آپ جلد آ جائیں، میں یقیناً ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہاں کے حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں کی فضا بھی بدلی سی ہے۔ میں بھی تم سے دور رہ کر کافی تھک گیا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم سے جیتے جی ملاقات بھی نہ ہو سکے۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی کہی ہوئی باتیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، لیکن انسان کو ہمیشہ خوش آئین مستقبل کی تلاش اور جستجو میں لگے رہنا چاہیے۔ گلہ اور شکوہ کرنے سے حالات سلجھنے کے بجائے اور بھی الجھتے جاتے ہیں۔
खुशियों के दिन अगर नहीं रहे तो गम के काले बादल भी छट जाएंगे। और मैंने ये भी तो कहा था कि जिंदगी इन्हीं हकीकतों का नाम है कि बका की जद्दोजहद को जारी रखा जाए। जिंदगी बड़ी अनमोल शय है, यही तो बताया गया है था मुझे। मैं आपकी यादों के सहारे ही तो जिंदा हूँ, लेकिन हालात को करवट बदलते देर नहीं लगती। आप कोई गैर तो नहीं कि बेवफा निकले, मुझे आपके वादों का पूरा एतबार है। यही ना कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए ऊँट लेकर आऊँगा। काश कि आप मेरी बातों को समझ पाते, आप मेरे जज्बातों एहसासात को समझ पाते। आप हैं कि मेरी बातें समझते ही नहीं, बस आ जाएं। और रही बात ऊँट की, वो आप जाने और आपकी बेटी जाने। ये अलग सी बातें हैं कि आप उसे बेटा कहकर पुकारते हैं। आपके आने का क्या हुआ? तुम क्यों इतनी बेचैन हो? जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, अपना प्यारा सा घर होगा, ढेर सारी कहानियां होंगी, ढेर सारे बच्चे होंगे, सारा दिन तुम परेशान रहोगी। फिर ये ना कहना कि आप वहीं रहते तो अच्छा था। दफतन सेहरा की हवाएं पागल हो उठी। हेलो हेलो, क्या हुआ? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मेहरू, मेहरू, मैं फिर कभी फोन करूंगा। मैंने कहा था ना कि हालात को बदलते देर नहीं लगती। आखिर हुआ क्या? कुछ बोलेंगे? कुछ बोलेंगे भी या नहीं, या उलझने पैदा करेंगे? फांसी ने परेशान कर रखा है। जिंदगी अजाब सी लगने लगी है। मेरी सांसें फूल रही हैं और उसके साथ ही मोबाइल का सिलसिला मुनक़ता हो गया। कंपनी के आला अफसरान लोगों से मुखातिब थे, फरमान जारी था। आखिर वही हुआ जिस बात का हमें खौफ था। जहरीली गैस पर अब काबू पाना महाल होता जा रहा है। गैस मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। तुम सभी इसे अपने अपने फेस पर बांध लो जब तक दूसरा ऐलान नहीं किया जाएगा। कोई भी इसे अपने फेस से नहीं उतारेगा, वरना तुम्हारी मौत के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। सेफ्टी वाले खुद अपने मुंह पर गैस मास्क लगाए। ऊँटों को भी जल्द से जल्द गैस मास्क लगा देने का इशारा कर रहे थे। अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। ऊँटों के बिलबिलाने की आवाजें माहौल की नहुसत में मजीद इजाफा कर रही थीं। सभी ऊँट इधर से उधर भाग रहे थे। खून की उल्टियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मैंने गैस मास्क बांध रखा था। जिन ऊँटों ने गैस मास्क नहीं लगाए थे वो खून की उल्टियां कर रहे थे। सेफ्टी वालों का सारा निज़ाम गैस से मुतासिर होने वाले ऊँटों में लगा हुआ था। बहुत सारे ऊँट अपनी जानें गंवा चुके थे और कुछ जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। ऊँटों की इस भीड़ में मैं भी अपनी मौत का मुंतजिर था। जिंदगी में पहली बार मैंने मौत को इतने करीब से देखा था। हालात बस से बदतर होते जा रहे थे और मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरा जहन ये सोचने पे मजबूर था कि मैं करूं तो क्या करूं। अचानक फोन की घंटी बजने लगी और मुसलसल बजती रही। टर्न टर्न टर्न। मैं जवाब देने के लायक कहाँ था? मेरे फेस पर तो गैस मास्क लगा हुआ था। फोन की घंटी बजती रही। टर्न टर्न टर्न। मैंने खामोशी का लिबादा ओढ़ लिया था और जिंदगी बेलिबास होती जा रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, फेस पर गैस मास्क लगे होने की वजह से फोन पर बातें नहीं की जा सकती, क्यों ना मोबाइल पर घर वालों के लिए मैसेज भेज दिया जाए।
और फिर मैंने ऐसा ही किया। बेटा तस्कीन, बेपनाह मोहब्बतें। खुदा करे तुम्हारे सब रोज़ अच्छे हों। मैं इन दिनों बेहद मसरूफ़ हूँ और इसी मसरूफ़ियत ने मुझे तुमसे छीन रखा था। यहाँ ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं और मौत बहुत सस्ती है। मैं तुम्हारे लिए ऊँट ले लेता, लेकिन यहाँ के हालात बड़े ही संगीन हो गए हैं। वैसे अगर हालात में तब्दीलियाँ नहीं आईं तो भी मैं तुम्हारे लिए ऊँट ज़रूर लेकर आऊँगा। अपनी अम्मी से मेरा प्यार कहना ना भूलना, वरना वो गिला शिकवा करेंगी। और शहरियार से मेरी मोहब्बतें कहना ना भूलना। आपके बाबा जानी। मैंने मैसेज इरसाल कर दिया था। मैसेज इरसाल करने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। इधर अफरा तफरी का आलम था। पूरे सहरा में मौत नाच रही थी। मेरी आंखों में अजीब तरह की जलन महसूस हो रही थी और फिर खून की उल्टियां होने लगी। मैंने वहां मौजूद डॉक्टरों से रब्ता कायम किया। डॉक्टरों का सारा अमला गैस से मुतासिर होने वाले में लगा हुआ था और मैं ये सोचने पे मजबूर था कि ज़िंदगी और मौत के इस खेल में मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर हो जाऊंगा और मौत का कफन ओढ़ लूँगा, क्योंकि मौत एक हकीकत है, एक ऐसी ही हकीकत जिससे इनराफ नहीं किया जा सकता। और मौत का दूसरा नाम ही तो कफन है, जहाँ सारे अरमां, सारी ख्वाहिशें, सारे ख्वाब भी हसरतों का कफन ओढ़ लेते हैं, लेकिन ख्वाब कभी हकीकत का कफन नहीं ओढ़ते और ज़िंदगी बेलिबास होती जाती है। डॉक्टरों के काफ़ी जद्दोजहद और कोशिशों के बावजूद खून की उल्टियों में कोई भी तब्दीली नहीं आई और मेरा सारा खून इन्हीं रेगज़ारों में, इन्हीं सहराओं में पेवस्त होता गया। या फिर ये कहा जाए कि तपते हुए इन सहराओं ने और रेगज़ारों ने मेरे वजूद का सारा लहू निचोड़ लिया था और रह गई थीं कुछ यादें, कुछ ख्वाहिशें। उन यादों को, उन ख्वाहिशों को हसरतों का तूफ़ान अपने साथ उड़ा ले गया था, दूर बहुत दूर, और सब कुछ खाकनशी हो गया था। उन तमाम ख्वाबों की ताबीरें वक्त की उड़ती हुई रेत में धुंधला गई थी, जो ख्वाब मैंने अपनी जवां आँखों से देखे थे। मौत एक हकीकत है, एक ऐसी ही हकीकत जिससे इनराफ नहीं किया जा सकता, और मौत का दूसरा नाम ही तो कफन है, जहाँ सारे अरमा, सारी ख्वाहिशें, सारे ख्वाब भी हसरतों का कफन ओढ़ लेते हैं और ख्वाब कभी हकीकत का कफन नहीं ओढ़ते और ज़िंदगी बेलिबास हो जाती है। और वैसे भी यहाँ ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं थी और मौत बड़ी सस्ती थी। ये हालात की सितम ज़रीफ़ी थी या वक्त का तकाज़ा कि ज़िंदगी और मौत के इस खेल में मैं हार गया था। हाँ, मैं हार गया था और मौत की जीत हो गई थी। लेकिन मरने से कबल मैंने डॉक्टरों के आला अफसरान से ढेर सारी बातें की थीं। खून की उल्टियाँ करते वक्त मैंने डॉक्टरों के आला अफसरान से कहा था कि आप देख रहे हैं ये खून की उल्टियाँ जो इन सहराओं को सीराफ कर रही हैं, इन तपती रेगज़ारों की प्यास बुझा रही हैं, जो मेरे वजूद का सारा खून इन सहराओं के ज़र्रे ज़र्रे में पेवस्त हो रहा है। खुदा के वास्ते मेरे वजूद को इन सहराओं में न छोड़ देना, बल्कि महफूज कर लेना। मेरे वजूद को और अनायत कर देना उन रिश्तों को जिनकी यादें आज भी मेरे वजूद से वाबस्ता हैं और मेरी सांसें इनसे जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर बस इतना एहसान कर देना। अभी बातें हो ही रही थी कि मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। टर्न 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 टर्न। हेलो हेलो, मैंने कॉल रिसीव कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी, आप कहाँ हैं और किस हाल में हैं? वालेकुम सलाम मेरे बेटे। मैं बखैर हूँ। बाबा जानी, बोलो बेटे। आपने कहा था कि ऊँट भेज देंगे, लेकिन अभी तक मेरे लिए ऊँट नहीं आया है। इंतज़ार करते करते मेरी आंखें थक गई हैं बेटे। मेरी बातों का तुम्हें यकीन नहीं? मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत सा ऊँट ज़रूर भेज दूँगा। इस बार तो मेरी बातों का यकीन कर लो। अपनी अम्मी से मेरा सलाम कहना। अल्लाह हाफिज़ मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मेरी लाश कंपनी के बनाए हुए खूबसूरत अस्पताल के सत्तह खाने में पड़ी थी और मैं इतना हसास था कि खुद अपनी ही कहानियाँ बयान कर रहा था। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था कि मेरी कहानियाँ वक्त की गहराई में दफन ना हो जाएं। आज मेरी लाश को इस सत्तह खाने में पड़े हुए तकरीबन 1.5 माह पूरे हो गए थे। लाश को यहाँ से मुंतकिल करने के लिए सारे कागजात भी मुकम्मल हो गए थे। मैंने देखा वो डॉक्टर उस वक्त काफ़ी पेश था। शायद
میری باتوں نے اسے کافی متاثر کیا ہوگا۔ میرے گھر کے سامنے بنے ہوئے وسیع لان میں لوگوں کی کافی بھیڑ اکٹھا تھی۔ عین اسی وقت ایمبولنس کا دروازہ کھلا۔ میری 4 سالہ بیٹی اس بھیڑ میں شامل تھی اور کافی خوش تھی۔ لان میں مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ تابوت جیسے ہی لان کے فرش پر رکھا گیا، میری 4 سالہ بیٹی اس تابوت پہ سوار ہو گئی اور کہنے لگی، میرے بابا جانی نے میرے لیے اس باکس میں اونٹ بھیجا ہے، کوئی اسے کھولو نا انکل، اسے کھولو نا۔ وہ ضد کر رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے اس طرح مسلسل روتا دیکھ کر سبوں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور کارواں اب لحد کی جانب رواں دواں تھا۔